हमने सुना पढ़ा और देखा है। धीमी आवाज में बात कुछ जग सी नहीं रही। जोर से भारत माता की। आज बजट से संवाद के हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे और राज्यसभा में सांसद रहते हुए जिस प्रकार से ऐसे अनछुए विषय उठाने का काम जो करते हैं और वो विषय किस प्रकार से न केवल प्रत्येक व्यक्ति को अपितु समस्त ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाले विषय हैं। अभी पिछले दिनों हम सब ने सोशल मीडिया में समाचार पत्रों में देखा, हम कचरे के बारे में सभी सुनते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाए तो हम सब ने भी झाड़ू हाथों में लेकर खूब उनके स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। स्वच्छता है मतलब कचरे है मतलब कचरे निपटान से मतलब हम ये समझते थे कि धरती के ऊपर जो मात्र कचरा पड़ा है उसे इकट्ठा करना और उसे किसी एक जगह पे पहुंचा के उसको डिस्पोज करना। लेकिन एक चीज जो किस प्रकार से समस्त ब्रह्मांड को प्रभावित कर रही है, ई वेस्ट जिसको कहते हैं, उस ई वेस्ट जैसी छुपी हुई बहुत बड़ी समस्या को राज्यसभा में उठाने वाले और अभी विषय हमारे प्रत्येक घर का विषय, हमारे प्रत्येक व्यक्ति का विषय, हमारे परिवार के प्रत्येक बच्चे से छूता हुआ विषय था। किस प्रकार से पैकेट फूड जो है हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे भविष्य की पीढ़ी को, हमारे प्रदेश के भविष्य निर्माताओं को प्रभावित कर रहे हैं। इस प्रकार के विषय को राज्यसभा में उठाकर पूरे देश का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करने वाले देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य आदरणीय सुभाष बराला जी के स्वागत में मैं निवेदन करूंगा। जोरदार तालियों की गणना के साथ उनका स्वागत करूंगा। हमारे बीच में हमारे पूर्व में विधायक रहे पूर्व में विधायक रहे श्री दुड़ाराम जी, हमारे जिला के प्रभारी श्री सुरेंद्र आर्य जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्री वेद फुल्ला जी एवं भारत भूषण बिड्डा जी, जिला में महामंत्री अशोक जाखड़ जी। आज का जो कार्यक्रम हमारे किसान मोर्चा के तत्वाधान में हो रहा है, किसान मोर्चा के जिला संयोजक भाई भीम लांबा जी, हमारे श्रमिक संघ के जिला संयोजक भाई ज्ञानीराम जी, यहाँ जिला परिषद की चेयरमैन बहन सुमन कीचड़ जी, जिला में उपाध्यक्ष महेंद्र गावड़ी जी, सुनीता कुटेजा जी, लक्ष्मी शर्मा जी, बहन पूनम सिंगला जी, कमल चौधरी जी, जगदीश जाखड़ जी चेयरमैन, हमारे इस बजट में कार्यक्रम के जिला के संयोजक भाई विज्ञान सागर बागला जी का संचालन भी कर रहे हैं। इसके सदस्य ललित जग्गा जी, राम कुमार मेहरा जी, बिट्टू गुज्जर जी, अनिल सिहाग जी, प्रमोद बेनीवाल जी, लायक राम गढ़वाल जी, जो आज पूरे किसान दिवस खुदा में यहाँ पहुंचे हुए हैं, विकास शर्मा जी, जसवंत माचरा जी, राजवीर नेहरा जी, संजय सिंगला जी, सतवीर मेहरुवाड़ा जी, विजय जांगड़ा जी, समस्त देवतों कार्यकर्ताओं को हम आज यहाँ बजट पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। बजट किसी देश का मात्र एक आय और व्यय का लेखा जोखा नहीं होता। बजट किसी देश की विकास की तस्वीर लिखने वाला एक पत्र होता है। और पिछले 9 वर्ष से जिस प्रकार हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बड़ी कुशलता से जो बजट देश को विकास की नई दिशा देने वाला प्रस्तुत कर रही है, इस बार भी जो बजट प्रस्तुत किया गया, सबका साथ सबका विकास, देश के अंतिम पंक्ति में देश के सबसे गरीब व्यक्ति की ओर ध्यान रखने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट के विषय में जैसे कि मुझसे पहले बात भूषण बिड्डा जी बता रहे थे कि आदरणीय सुभाष बराला जी अवसर के बीच में मौजूद है और उन्होंने अपने हस्ताक्षरों से इस बजट को पास किया है। तो मुझे लगता है कि उस बजट के विषय में अगर हम सुनेंगे तो
आदरणीय सुभाष बराला जी ज्यादा सुंदर तरीके से हमें बजट के विषय में कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन मैं इतना विश्वास करता हूँ और जितना मैंने इस बजट को पढ़ा है, मैंने ये बात महसूस की है कि किस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रति वर्ष देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए और 2047 में हमारे भारत देश को विकसित राष्ट्र का सपना संजोए हुए सने सने आगे बढ़ते हुए देश को रफ्तार दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ में बजट के विषय में ज्यादा विचार न रखते हुए, क्योंकि आदरणीय सुभाष बराला जी ने अब यहाँ से सीधे पार्लियामेंट के सेशन के लिए कल दिल्ली जाना है आज उन्होंने, लेकिन मैं कुछ भविष्य के कार्यक्रम जो हमारे हैं, आप सब कार्यकर्ता बंधु एकत्रित हुए, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज बजट पर समाप्ति पर चर्चा के लिए अब किसान मोर्चा और श्रमिक संघ के सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं। 10 तारीख को परसों इसी स्थान के ऊपर हमारे युवा मोर्चा के कार्य यहाँ एकत्रित होंगे और इसी बजट पर संवाद करेंगे। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि युवाओं का उत्साह वर्धन करने के लिए, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हौसला वर्धन के लिए आप सब उस कार्यक्रम में भी यहाँ आए। और 11 तारीख को टोहाना के अंदर महिला मोर्चा की ओर से बजट पर संवाद का कार्यक्रम रहेगा। हमारी पूर्व में सांसद रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बहन सुनीता दुग्गल जी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि उस कार्यक्रम को भी हम अधिक से अधिक संख्या में वहाँ शामिल होकर सफल करने का काम करें। इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 2 महीनों से जिस प्रकार से मन की बात कार्यक्रम के अंदर हम 100% बूथों पर अपलोड करके 9 महीने से 100% बूथों पर अपलोड कर रहे हैं और पिछले 4 महीनों से लगातार जल्दी अपलोड करके तीसरा स्थान प्राप्त कर रहे हैं। तो इस बार मन की बात का कार्यक्रम यद्यपि 22 फरवरी को है, 22 फरवरी दूर है, लेकिन यहाँ मौजूद सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, सभी मंडल अध्यक्षों से मेरा विशेष तौर पर निवेदन है, सभी जिला के पदाधिकारियों से भी कि वो इस बात को सुनिश्चित कर ले कि इस बार 22 फरवरी को जो मन की बात का कार्यक्रम है उसमें हमने मन की बात कार्यक्रम को सुनते हुए सर्व पे अपलोड करने का काम सबसे पहले करते हुए हमें पूरे हरियाणा प्रदेश में सर्वप्रथम रहना है। क्या मैं आप सब कार्यकर्ताओं के भरोसे आदरणीय सुभाष बराला जी को विश्वास दिला सकता हूँ कि इस बार हम हरियाणा में अपलोडिंग में प्रथम स्थान पर रहेंगे। अगर ऐसा है तो सभी हाथ खड़े करके ताली बजाकर इस बात का अनुमोदन करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रवीण जोड़ा जी। आपने बजट के बारे में भी गागर में सागर भरा, स्वागत भी किया और जैसे अभी उन्होंने बताया कि बजट पर हमारे अलग अलग तरह के कार्यक्रम, पहले प्रेस वार्ता प्रधान जी ने की, आज श्रमिक किसान सम्मेलन 11 तारीख को टोहाना में हमारा महिला मोर्चा का सम्मेलन रहने वाला है। सभी मेरी माताओं बहनों से विनम्र प्रार्थना कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान रहता उसमें हम 11 तारीख को भी पहुंचे। बहन सुमन बजाज जी, सरिता जी, नीलम जी, आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। और उसके बाद अलग अलग सम्मेलन, हमारा व्यापारी सम्मेलन भी होने वाला है। इस प्रकार जितने भी हमारे कार्यक्रम रहेंगे हम सब लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे ताकि आम जनता तक हमारा जो बजट का विजन है वो हम सब लोग पहुंचा सकें। अभी मेरे से पहले आदरणीय जिला अध्यक्ष ने बताया कि आदरणीय सुभाष बराला जी ने राज्यसभा में जिस मुद्दे को बड़े जोश और गंध से उठाया, समय की वो जरूरत थी कि आज किस प्रकार पैकेट बंद सामान खाकर हमारे बच्चे वैक्सीन केंद्र की ओर जा रहे हैं। मैं साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। आप एक बार जोरदार तालियों से इस विषय के लिए इनका स्वागत कीजिए कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब ऐसे विषय उठाए जाएंगे, निश्चित तौर पर हम बदलाव की ओर जा रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। निश्चित तौर पर हमारी व्यवस्था में सुधार हो रहा है। अभी मैं निवेदन करूं बड़े भाई राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय सुभाष बराला जी से, कृपया वो आए, हम सबका मार्गदर्शन करें। श्री सुभाष बराला जी। भारत
माता की जय हो। मंच पर उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रवीण जोड़ा जी, हमारे वरिष्ठ नेता और इस विधानसभा का जो कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके आदरणीय जोड़ाराम जी, प्रदेश के सचिव और हमारे जिला के प्रभारी और पुराने कार्यकर्ता आदरणीय सुरेंद्र आलिया जी और मेरे जिला अध्यक्ष हमारे बड़े जुझारू साथी वेदपुरा जी, उन्होंने जिला अध्यक्ष और सरकार में चेयरमैन भारत भूषण बेटा जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन बहन सोनम टीचर जी, जिला महामंत्री अशोक जी, इस कार्यक्रम के संयोजक विज्ञान सागर बागला जी, हमारे बहुत वरिष्ठ साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत की, भीम लांबा जी, ज्ञानीराम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंडलों के अध्यक्ष, मार्केट कमेटियों के चेयरमैन और उपस्थित किसान मोर्चा तथा मजदूर संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देखिए किसी भी देश का जो बजट है किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा खर्च होगा और वो पैसा आएगा कहां से, मोटे तौर पे इस प्रकार की चर्चा होती है। इन्हीं बिंदुओं के आसपास बजट को रखा जाता है जब देश का बजट प्रस्तुत होता है। इसी प्रकार से जब प्रदेश का बजट आता है बातों का ख्याल रखते हुए और प्रदेश सरकारें अपना बजट प्रस्तुत करती है, इसमें कुछ चीजों के ऊपर फोकस भी रखना होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये जो बजट प्रस्तुत किया है, ये केवल इस साल के कोई खर्चे का, आमदनी का, कहां पैसा लगेगा, यहां तक सीमित नहीं है लेखा जोखा, बल्कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र किस प्रकार से बने, यानी कि अगले लगभग 25 साल का हमारा देश का विकास का खांचा, हमारे किसान मजदूर की तरक्की की उसके अंदर योजना, इन बातों को फोकस में रख करके ये बजट इस बात का प्रस्तुत किया है नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। और इसमें भी हम यहां किसान और मजदूर दो ऐसे पक्ष बैठे हैं जिनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, जिनका काम एक दूसरे के बगैर चलता नहीं, और जो देश की आबादी का सबसे बड़ा एक हिस्सा है। आज हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई लोग जिस काम धंधे के अंदर लगे वो किसानी का, खेती का और मजदूरी का, उसके बाद सभी क्षेत्र आते हैं। तो हमने देखा है कि पिछले 2014 में जब सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी, लगभग 12 साल होने को है इस सरकार को, उस समय से लेकर के और अब तक जिस प्रकार का प्रयास विपक्षी दलों ने सरकार को, मोदी जी को बदनाम करने का किया, उन सारी बातों को अगर एक तरफ हम रखते हैं
क्या इस दौर के अंदर कभी किसान और मजदूर ने अपने आप को संकट में महसूस किया? कभी नहीं किया। किसान के लिए जहां खेती लाभ का सौदा, मैं तो किसान मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते मैंने 3 बार प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के नाते जिम्मेवारी निभाई और मैंने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया है, किसान मोर्चा के नाते देश का भ्रमण किया है। मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब विपक्ष में रहकर के इस मुद्दे को उठाते थे कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, उसकी जो कृषि पैदा करने की, उपज पैदा करने की जो लागत है वो या तो कम हुई या वो कंट्रोल में रहे। तो आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि 12 साल के अंदर हम जिस बात की चर्चा करते थे कि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले, अगर कोई भी फसल 1 क्विंटल कोई फसल पैदा करने में 100 रुपए का खर्चा आता है तो उसके अंदर 50% उस खर्च का लाभांश यानी कि उसमें 50 रुपए और जोड़ करके, यानी कि इस अनुपात में किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। तो लाभकारी मूल्य हम लोगों को देने का काम किया। हमारी फसलें मंडी के अंदर ठीक से बिके, इस बात का प्रयास इन 12 सालों के अंदर हुआ और इन 12 सालों में अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें, वैसे बजट की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हरियाणा सरकार ने भी पहले, यानी कि हरियाणा के बजट की चर्चा तो अभी करनी ही है क्योंकि उस पर तो भी इनपुट लिया जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल केंद्र की ही चर्चा आज मैं करने वाला हूं। लेकिन हरियाणा सरकार की एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और वर्तमान मुख्यमंत्री नायक जी के नेतृत्व में किसानों के लिए हमेशा से सेंट्रल सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजनाएं आई उनका ठीक से क्रियान्वयन केवल नहीं करना बल्कि उससे आगे बढ़ करके किसान के लिए करना। और नायक जी ने तो कमाल कर दिया कि हरियाणा की जितनी भी फसलें बोई जाती हैं, 24 के आसपास फसलें हरियाणा प्रदेश में बोई जाती हैं, ये ऐलान कर दिया कि हर फसल को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम करेंगे। ये कुछ छोटी बात नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश न केवल खाद्यान्न के मामले में तरक्की कर रहा है बल्कि दूध पैदा करने के मामले में हम दुनिया के अंदर आज अग्रणी देश बने, कोई छोटी बात नहीं है। नीली क्रांति की बात करें, मछली पालन की बात करें, आज हमारा देश मछली पालन के मामले में भी पूरी दुनिया के अंदर प्रमुख स्थानों के अंदर आया है। ये कोई छोटी बात नहीं। और देश के प्रधानमंत्री ने पूर्व के बजटों की भांति वर्तमान बजट में भी फसलों का विविधीकरण किस प्रकार से हो, इस बात के ऊपर फोकस किया है। और इसके लिए जो सबसे बड़ी बात करी है वो मैं जिक्र करना चाहूंगा कि फसलों का विविधीकरण, यानी कि हम हरियाणा प्रदेश के फतेहाबाद जिले के संदर्भ में अगर हम देखें तो केवल धान और चावल के ऊपर ही, धान चावल यानी कि गेहूं के ऊपर ही हम फोकस ना करें, यानी कि हम तो करते हैं इस सीजन में गेहूं बो दिया, अगले में हमने धान बो दिया, इसी के ऊपर फोकस ज्यादा रहता है। हम दूसरी फसलों की ओर किस प्रकार से जाएं, साथ में पशुपालन किस प्रकार से करें, डेयरी पालन के माध्यम से किस प्रकार से हम आगे बढ़े, हम सब्जियों की तरफ किस प्रकार से जाएं,
बागवानी की तरफ हम किस प्रकार से बढ़े। ये पूर्व के बजटों में भी इस प्रकार का प्रावधान होता था और वर्तमान बजट में भी इन बातों का ख्याल रखा गया है कि कृषि क्षेत्र के विविधीकरण के ऊपर पूरा फोकस हो। और जो आज की नई पीढ़ी जिस बात को बहुत बारीकी से समझती है, वो एक बहुत बड़ी बात इस बजट के अंदर रखी गई है। एक बात तो लगता है कि इसका किसान क्या करेंगे, यानी कि एआई तकनीक। एक बार लगता है, शुरू में मेरे को भी लगा कि इस बजट के अंदर एआई तकनीक की बात कही गई है, यानी कि एआई तकनीक क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसकी बात कही गई है किसान के लिए। भाई थोड़ा सा इधर ध्यान दे लो, कोई महत्वपूर्ण है तो आप मंच पे आकर के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई विषय ऐसा है कि बहुत गंभीर है तो आप आकर के अपना, अगर बजट का कोई पॉइंट है और है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज आपसे चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। है कोई बात पीछे वाला नहीं है? ठीक है, धन्यवाद। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि नई तकनीक का उपयोग कृषि क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से हो सकता है। तो मैंने अध्यक्ष जी, कल जब आपके साथ मैंने बात करके कार्यक्रम को मैंने फाइनल किया कि मैं आपके बीच में आऊंगा, तो मैं सोच रहा था कि इस बजट में किस किस प्रकार से चर्चा आपसे करनी चाहिए, यानी कि किसान और मजदूर दोनों वर्ग यहाँ पर बैठे। तो मैंने कुछ विशेषज्ञों से जब बात की तो मुझे लगा कि बाकी विषय तो ठीक है, लेकिन जो विषय है एआई तकनीक का, उसके ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आज जमाना आया है पूरी दुनिया के अंदर, पहली बात इस सारे, अगर उस विषय की बात करें, यानी कि नई तकनीक की बात करें, डेटा बैंक की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर जो डेटा बैंक बनाने का एक इस बजट के अंदर प्रावधान किया है, वो बहुत बड़ी बात। उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, केवल संक्षेप में बताना चाहूंगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब एआई की अगर हम बात करते हैं तो उसके माध्यम से हम ये किसान भाई ये जान सकते हैं, उससे जानकारी ले सकते हैं कि इस बार मैं मेरी सावनी की फसल की बुआई करने जा रहा हूं, यानी कि साड़ी की तो हम कर चुके हैं, साड़ी को 2 महीने बाद हम काट लेंगे। जब सावनी की फसल आएगी तो मौसम कैसे रहने वाला है, इस मौसम के अंदर मेरे खेत में, क्योंकि मोदी जी ने हम सब लोगों को अपने खेत की मिट्टी टेस्ट करवाने के लिए सोइल हेल्थ कार्ड की योजना दी थी, वो अलग बात है कि हम कितना करवाते हैं। मेरी मिट्टी का सोइल हेल्थ कार्ड जो मेरी मिट्टी की स्वास्थ्य के बारे में मेरे को बताता है कि मेरी मिट्टी किस प्रकार की है, उस मिट्टी के आधार पर आपको एआई तकनीक से जानकारी मिलेगी कि इस बार इतनी बारिश हो रही है, तो इसमें आप इस खेत के अंदर, इस किले के अंदर कौन सी फसल आप बो सकते हैं, कौन सी फसल आपके लिए इसमें अच्छी रहेगी। कोई छोटी बात हो रही है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। यानी कि मौसम के अनुकूल और आपके खेत की मिट्टी के अनुकूल कौन सी पैदा आपको ज्यादा फायदा दे सकती है, कौन सी फसल ज्यादा आपको लाभ दे सकती है, क्या बैठे बैठे इस तकनीक से जान पाओगे। और इसी प्रकार से आप पिछले कुछ सालों का उसके ऊपर डेटा भी खंगाल पाओगे कि भाई कौन सी फसल पैदा करने में ज्यादा आपको बाजार में लाभ मिलने वाला है। उसके आधार पे आप अपनी योजना बना लोगे। और मोदी जी ने तो एक अच्छा काम किया है पिछले 12 सालों में, उससे पहले नहीं था। तो किसान से मांग करते थे कि हमारी फसल की बुआई से पहले हमारी फसल का रेट घोषित होना चाहिए, अब हो रहा है नहीं हो रहा है। हम जब फसल बोने जाते हैं किसान,
उससे पहले ही हमें पता होता है कि हमारी कौन सी फसल का क्या रेट सरकार देने वाली है। तो आपको रेट का पता है, एआई तकनीक से आपको पता चल गया आपकी खेत के अंदर कौन सी फसल आपको ज्यादा लाभ दे सकती है, मौसम के आधार पे सारी जानकारी आपको मिल गई। अब इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है भाई? पहले हम कहते थे, किसान आंदोलन करते थे कि सरकारें तो हमें अपने हालात पर छोड़ देती है, राम जी का सहारा होता है केवल। ये कोई छोटी बात नहीं है। और हरियाणा सरकार की एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूं इसमें, मेरा पूरे देश के अंदर जाना होता है, पूरे देश के सांसद दिल्ली के अंदर मिलते हैं, और सौभाग्य से मैं जिस कमेटी के अंदर हूं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर यानी कि जो हमारे खाद और दवाइयों से संबंधित है, दवाई चाहे अपने खेती वाली है चाहे अपने इंसानों के लेने वाली है, तो जानकारी पूरे देश से मिलती है कि देश के प्रधानमंत्री के लाखों प्रयासों के बावजूद भी किसान को समय के ऊपर खाद मिले, यानी कि डीएपी मिले, यूरिया मिले, पोटाश मिले, जिंक मिले, उसके लिए विदेश से जो जो तत्व आयात करने होते हैं वो करते हैं, लेकिन ठीक नीचे वितरण की व्यवस्था न होने के कारण से कालाबाजारी होती है। तो हमारे नायब सिंह जी की सरकार ने क्या किया? नायब सिंह जी के नेतृत्व में बहुत क्रांतिकारी कदम एक उठाया गया, जिसको हम कहते थे कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो पोर्टल बनाया है माननीय मनोहर लाल जी ने, वो किसानों को परेशान करने के लिए कहा जाता था, नहीं कहा जाता था? क्यों चेयरमैन साहब, राजवीर जी, क्यों सरपंच साहब, आपके गांव में भी चर्चा होती थी, हमारे गांव में भी होती थी कि मोदी जी तो अरोड़ा साहब तो कहते थे कि तो किसानों को इसके ऊपर कंप्यूटर के नाम पे, उस स्मार्टफोन के नाम पे उजागर के रखना चाहते हैं। लेकिन मित्रों, मैं वो जिम्मेवारी से एक बात कहना चाहता हूं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल बनाया और जो खाद का जो वितरण है उससे लिंक करके खाद दी जा रही है किसान को। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी जिले के अंदर इस बार कहीं कोई खाद के लिए लाइन नहीं लगी। लगी है क्या? नहीं लगी। और एक जानकारी सुनकर के हैरान रह जाओ कि दुर्गाराम जी, हरियाणा प्रदेश में केंद्र का सब्सिडी जो खाद के ऊपर है उसका 700 करोड़ रुपया बचाने का काम किया है। 700 करोड़ रुपया। ये महात्मा गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है, उस सपने को पूरा करने की दिशा में जो सबसे बड़ा कदम हो सकता है, कोई भी सरकार जब बजट बनाती है तो उसका लक्ष्य होता है तीव्र गति का विकास और अनुशासित खर्च। अब ये तीव्र गति का विकास भी सरकार दे रही है और खर्च भी अनुशासन के साथ कर रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर मैं बजट की मोटे तौर पे बात करूं तो बजट के अंदर हरियाणा सरकार को जो, हरियाणा प्रदेश को जो हिस्सा मिला, खास करके टैक्सों की कलेक्शन जो देश भर के अंदर होती है, उसमें 20,772 करोड़ रुपए हरियाणा प्रदेश को मिले। कोई कह सकता है कि तो हम लोग टैक्स देते हैं। अरे हम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन सरकार का जो एक अनुशासन है केंद्र सरकार का पैसा स्टेट को देने के लिए, उसकी अगर मैं बात करूं, हमारी विविधता की बात करूं, उसके चलते हम लोगों को पिछले बजट के मुकाबले 36.43 यानी कि लगभग 36.5% हमें टैक्सों के माध्यम से जो सरकार को पैसा जमा होता है उसका हिस्सा मिल रहा है। अब एक बार बताओ, ये पैसा किसके उसमें लगेगा? ये किसान और मजदूर के काम आएगा। और इसमें भी एक मैं जो बात जो तकनीकी रूप में बड़ी समझने की है, लेकिन मैं मोटे हिसाब किताब में बता देता हूं कि एक खर्च होता है कपेक्स, उसकी मैं थोड़ा सा विस्तार से भी बताऊंगा। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कपेक्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि दो तरीके से सरकारें अपना जो पैसा उसके पास होता है, चाहे वो टैक्सों के माध्यम से है या अन्य जो उसके पास संसाधन है जिससे सरकारें पैसा जुटाती है, मिनरल से, रोड से, इस प्रकार से जो पैसा सरकार के पास आता है,
उसको जो सरकारें ठीक से खर्च करती हैं वो अपने लोगों को भला कर जाती है। और इसी भले के कारण से सरकार ने जो काम किया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो देश का बुनियादी ढांचा है उसमें जो पैसा खर्च होता है बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में, यानी कि कहीं पे कोई सड़क बननी है, कहीं पे कोई गली बननी है, कहीं पे कोई नाली बननी है, यहां से लेकर के और फिर जो पैसा हमारा खर्च होता है आजीविका के साधन खड़ा करने में, बहुत मोटा पैसा जिसमें खर्च होता है, जिसमें एक तरफ जनता के लिए आजीविका के साधन उसमें से खड़े होते हैं और दूसरा वहां मजदूरी के माध्यम से, यानी कि जिन लोगों को मजदूरी करनी होती है उनके लिए संसाधन उसमें से निकल करके आते हैं, उनको रोजगार वहां पे मिलता है। ये जो पैसा खर्च होता है इसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी का बड़ा फोकस है। और जब ये कैपेक्स के मद में जो पैसा खर्च होता है वो 9 गुना नीचे जाकर के उसके रिजल्ट उसके दिखाई देते हैं, यानी कि जन कल्याण के अंदर 1 रुपए अगर आप कैपेक्स में खर्च करते हो तो वो 9 गुना रिजल्ट नीचे देने का काम करता है। और इसीलिए कोरोना महामारी के बावजूद भी पूरी दुनिया के मुकाबले दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस होगी कि जीडीपी मर गई थी बड़े बड़े विकसित देशों की, लेकिन हमारे देश ने 7% से ऊपर अपने जीडीपी को कायम रखा। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसी के कारण से रखा। और इसी प्रकार से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसकी ज्यादा चर्चा करने की बात है, उसमें एम्प्लॉय की तनख्वाह है और है, लेकिन सबसे महत्व की बात इधर आती है गरीब मजदूर के लिए, जिनके लिए हमारी सरकारें योजनाएं लेकर के आती है। ज्ञानी राम जी बैठे हैं, महेंद्र सिंह, कई लोगों को देख रहा हूं मजदूर संगठनों से जुड़े महेंद्र सिंह बैठे हैं पीछे। आप लोगों के लिए कितनी सरकार योजनाएं लेकर आई, कोई चर्चा करें तो मिली नहीं है। मजदूर जो है उसके लिए कितना पैसा सरकार दे रही है भाई, शादी के लिए कितना दे रही है महेंद्र सिंह? 1,01,000। बच्चे की पढ़ाई के लिए 20,000 से लेकर के 51,000 तक। और विदेश में पढ़ने का इंतजाम है कि नहीं है? बीमा है कि नहीं है? चिरायु आयुष्मान का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। और भाई भवन निर्माण वाले मजदूर को ज्ञानी राम साइकिल मिलता है कि मिलता है? घरवाली को सिलाई मशीन मिलती है कि मिलती है? 5100 रुपए मिलता है। 5100 रुपए सिलाई मशीन के एक्स्ट्रा मिलता है। 5100 रुपए स्कूटी बहुत आ रही है। अब बहनों के लिए कितना लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपए हरियाणा सरकार दे रही है। यानी कि ये जो बजट सरकार लेकर के आती है, मैं वही कह रहा था, दोनों चीजों के अंदर आप सीधा जन कल्याण के लिए आप जिसको खर्च कर रहे हैं, आपके कर्मचारियों की जो तनख्वाह आप दे रहे हैं, समान भत्ता पेंशन जो आप दे रहे हैं, वहां से लेकर के गरीब कल्याण की अन्य योजनाएं, और दूसरी तरफ आप लोगों के लिए रोजगार के अवसर खड़ा करते हुए देश का विकास करना, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बना करके हमारी सरकार चलती है उसका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने कितनी बदनामी करी मोदी सरकार की। जब 2014 के इलेक्शन में गए, या मुझे लगता है मंच के सामने बैठे हमारे मजदूर भाई चाहे इधर बैठे कांग्रेस वालों ने कहा था अपने लिए, उन्होंने कहा था हमारे लिए, मुझे याद है जब वोट मांगने के लिए जाते थे दूराराम जी प्रचार खूब होता था। आज देश के किसान के लिए कोऑपरेटिव के माध्यम से एफपीओ बना करके, या एफपीओ बनाने वाले किसान भी शायद तो बैठे हुए जाने वाली टीम पता नहीं वो आई नहीं आई, जिन्होंने
काम शुरू किया था, लेकिन उन लोगों ने जिस प्रकार से भ्रम फैलाया, उसके कारण से जो किसान के प्रोटेक्शन के लिए हमारा 3 लाख जो किसान छोटे जोत के अंदर बुर्ज कर दिया गया, छोटी जोत के कारण से किसान के लिए जो फसल घाटे का सवाल बढ़ती जा रही थी, उसको एनपीओ बना करके सिस्टम के माध्यम से बड़े बड़े ग्रुप बना करके सेंटर बना करके इकट्ठी 1000 2,000 5,000 और उसमें से फिर लागत कम करते हुए उसकी आमदनी को बढ़ाना, जिसके लिए मोदी जी कहते हैं हमारे किसान की आमदनी में डबल करना चाहता हूं। उन्होंने किसानों को गुमराह करके वो 3 कानून पास जो किए थे, मोदी जी ने किसानों के आंदोलन को देखते हुए हमारे भाव और भावना जो गलत तरीके से बढ़ाई गई थी, उसको शांत करने के लिए उन्होंने कानून वापिस लिए। वरना इस प्रकार का जबरदस्त प्रोटेक्शन का कवच देश के प्रधानमंत्री जी हम लोगों को देना चाह रहे थे, जिसके चलते हम मिलकर किसानों की टीम बना करके हमारे खेत का उत्पाद हम अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित राष्ट्रों में, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो दुनिया के बड़े विकसित देश हैं, उसमें हमारा उत्पाद बेच सकते थे, हमारी आमदनी बढ़ा सकते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के इस कदम को उन्हें वापस लेने के लिए मजबूर किया। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूं, आज भी बेशक वो कानून ना हो, हमारे किसानों के लिए वो सही में आज भी जिंदा है। आज भी नरेंद्र मोदी जी का इस बात के ऊपर बस है कि कैसे हम कोऑपरेटिव के माध्यम से, कैसे हम छोटे छोटे कोऑपरेटिव बना, ये कोऑपरेटिव की सोसाइटी बना करके, सीएमपैक्स बना करके, एफपीओ बना करके हम किसान इकट्ठा होकर के लागत को हम नीचे लेकर के जाए और मुनाफे को ऊपर लेकर के आए। इस बजट के अंदर भी उन बातों की प्रावधान किया है। जैसे मैंने पहले बात भी दिखा कि सरकार ने प्रावधान किया है और श्वेत क्रांति जिस प्रकार से देश में आई है, यानी कि दुग्ध क्रांति जिस प्रकार से देश के अंदर आई है, उनको उनके पशुओं की बीमारियों का पशुपालन किसान करता है, चाहे भेड़ पालता है, बकरी पालता है, मुर्गा पालता है, मछली का काम करता है, भैंस, गाय, किसी भी प्रकार का पशु पालने का काम करता है, उसके लिए ठीक प्रकार से उसकी चिकित्सा की व्यवस्था भी हो। इन बातों के ऊपर भी फोकस इस बजट के अंदर किया गया है। मजदूरों की बात में बहुत विस्तार से की। मैं बात आपको ध्यान रखना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों पर फोकस किस प्रकार से मोदी जी का। अब जो राखी गढ़ी जैसा जो क्षेत्र है हमारे साथ आज तो विभाग ने जिस प्रकार से की थी, बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनाई, कभी कुमाल की बारी भी आएगी जो हमारा रतिया के पास पड़ता है। इस प्रकार के जितने भी पर्यटन के स्थल हैं, वह बात बहुत छोटी सी है कि कोई टूरिस्ट आता है, उसको गाइड करने के लिए, यानी कि अगर उसको अनस्किल्ड मजदूर कह सकते हैं, कोई भी आदमी थोड़ी सी जानकारी रखने वाला वो उसको बता सकता है कि राखी गढ़ी में किस प्रकार की आगे बढ़ा, कुणाल क्या था, और किस प्रकार का वहां जो टूरिस्ट गाइड है उसके लिए फोकस किया गया है कि उसकी ट्रेनिंग करवाई जाए। अब देखिए मजदूर की इतना फोकस है नरेंद्र मोदी जी का कि नए नए रोजगार के अवसर किस प्रकार से पैदा। और मैं मेरी बात पूरी करने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा था कि धोखी देने का काम करते हैं, इन लोगों ने क्या किया। इंदिरा गांधी जी का समय हम लोगों को याद है, नेहरू जी का समय तो याद नहीं, हो सकता है कुछ लोगों को हो, लेकिन इंदिरा जी का समय याद है। उसमें से कहने लगे थे कि महंगाई मार गई देश को, नारा लगता था, ये गाना भी बन गया था, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। लेकिन 12 साल के अंदर
कहीं महंगाई गरीब और किसान को, मजदूर को कोई परेशान करती दिखाई देती है क्या? नहीं है। अगर कहीं कोई समस्या आती है, कोरोना जैसी बीमारी आती है, तो गरीब के लिए, मजदूर के लिए नरेंद्र मोदी जी आज भी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब के लिए, जो 80 करोड़ आबादी देश को उपलब्ध करवाया जा रहा है, मजदूरों की, जैसे मैंने चर्चा की, उनकी योजनाएं बना करके उनको अपने पैरों पर खड़े करते हुए उनके परिवार के लिए इतने संसाधन उपलब्ध करवा दिए और उनकी बच्चों की पढ़ाई तक के लिए चिंता कर ली, विदेश में भेज करके भी पढ़ाई की चिंता कर ली। अगर फिर भी बदकिस्मती से बीमार पड़ता तो 5 लाख रुपए तक का इलाज भी उसका फ्री कर दिया। ऐसी योजना, यानी कि हर एंगल से। और इस बजट में भी मैं बात इसलिए दोहरा रहा हूं, इन सब बातों के खर्च के लिए मोदी जी ने पैसा रखा है, इसमें कहीं तो कटौती नहीं की। अब मैं आता हूं आखिर में, जो किसान और मजदूर दोनों के लिए बहुत जबरदस्त योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए अरे हम लोग सम्मान महात्मा गांधी जी का, तो महात्मा गांधी जी ने तो जो देश को आजादी प्राप्त हो गई, उन्होंने कहा था कांग्रेस जिस संगठन ने आजादी की लड़ाई लड़ी, पूरा देश उसके अंदर शामिल था, इस संगठन को खत्म कर देना चाहिए, राजनीति करनी है तो नया राजनीतिक दल कोई बनाइए, कहा था कि नहीं कहा था, वो कहा, लेकिन उन्होंने तो बात महात्मा गांधी जी की नहीं मानी। और इसी प्रकार से जो तिरंगा झंडा है, ये देश का झंडा था, इसमें से केवल वो चक्कर हटा दिया लोगों को गुमराह करने के लिए, ताकि राष्ट्रीय झंडे को लोग समझे कि कांग्रेस वाला झंडा तो वही झंडा है, और वो झंडा तिरंगा झंडा बना कर दिया। कांग्रेस का नाम और झंडा वही रखा, लेकिन महात्मा गांधी जी की बात कांग्रेस ने तो नहीं मानी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत का, तो देश की जनता ने मान ली, और आज प्राय देश के बड़े हिस्से से कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। वो इसलिए होती जा रही है क्यों? महात्मा गांधी जी के नाम के केवल राजनीति करना चाहते, गरीब के लिए काम नहीं करना चाहते। जब इस मनरेगा योजना में बहुत सारी खामियां थी, इसके अंदर भारी भ्रष्टाचार था, तो इसको बदल करके, इसके काम में थोड़ा सा बदलाव करके, नाम में भी बदलाव करके, वीबीजी राम जी यानी कि विकसित भारत, कब तक? आजादी के 100 साल पूरे होंगे 1947 को, तब तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए योजना में क्या क्या प्रावधान किया? पहले जैसे खड्डा खोदना, खड्डा बंद करना ही होता था, उसी के अंदर पैसा सारा लग जाता था, भारी भ्रष्टाचार होता था, गरीब के पल्ले कितनी गाड़ी होती थी तो मिलती थी, तो आप सब लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। लेकिन इसमें संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे हो, उसका पैसे का खर्च भी हमारे उपयोग के लिए है। जैसे मैंने कहा था कपेक्स, यानी कि देश के ढांचे का निर्माण भी करना, उससे आजीविका भी खड़ी करना, और उसमें से हमारे लिए रोजगार के अवसर भी उसमें से निकालना, उस काम चलते चलते कहां से। इसीलिए विकसित भारत जी राम जी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज का सपना जो देखा था, उसकी चर्चा विस्तार से इस बजट के अंदर है, और वो पूरी होगी इस जी राम जी योजना के माध्यम से, कि गांव का आधारभूत ढांचा इसमें से मजबूत करना, उसमें अगर कहीं गली बननी, नाली बननी, खेत का रास्ता बनना, स्वच्छता के लिए काम होना, ये सारा इस योजना में होगा।
और इसी प्रकार से आपदा प्रबंधन और उसी में से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इन विषयों को लेकर के भी आपदा प्रबंधन की तो याद हम लोगों को आती है। अभी कृष्ण जवान मेरे साथ आया, आत्माराम चेयरमैन आया, नागोड़ी से पूछ रहा था जी बारिश का पानी चढ़ गया था, पैसा कब मिलेगा। लेरी वाले अफवाह और भी पूछते हैं, कई गांव में चिंतल और खारा के इधर और आप इधर जाके मंदोरी यहाँ पे इतना पानी आ गया था, मंदोरियों के आसपास हिसार गदर ड्रेन इस प्रकार से ओवरफ्लो हो गई थी। यानी कि इस प्रकार की आपदा का प्रबंधन करने के लिए इस योजना में लगे मजदूरों का उपयोग किया जाएगा और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से किया जाएगा। आपदा प्रबंधन कार्य इसी प्रकार से किसान के लिए सिंचाई के साधन अगर खड़े करने हैं उनके लिए दिया गया। एक बहुत बड़ी बात आ गई मजदूर के लिए, वो बात में विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहूंगा। इसमें आजीविका मिशन इसमें जोड़ा गया है, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके कोऑपरेटिव बना करके काम करती हैं, उनके लिए आजीविका के साधन खड़े करना है। ये इस जीराम जी योजना के अंदर शामिल किया गया। कहीं किसी ने भेड़ पालन करना है, मुर्गी पालन करना है, डेयरी फार्मिंग करना है, मत्स्य पालन करना है, और इसके लिए अगर कहीं को ढांचा खड़ा करना है वो उपलब्ध करवाएगी ये योजना। और इसी में से किसी ने कोई हथकरघा का काम करना है, कहीं पे कोई किसी ने छोटा सा बेकरी बनाने का, हमारी बहनों ने काम करना है, ऐसे सब कामों के लिए व्यवस्था इस जी राम जी योजना के अंदर की गई है। यानी कि विकसित भारत का स्वप्न कैसे पूरा हो, किसान और मजदूर की दोनों की भूमिका को इसमें तय किया गया है और इस बजट में इन योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। और एक चीज और करके सारा सिस्टम ऑनलाइन तो है। जो आपका मनरेगा का वेट और उसके साथ एक रोजगार सहायक जो होता है उसके जुम्मे लगा दिया, वे काम होने से पहले जाकर के चेक करेगा कि वहां पे किस प्रकार की व्यवस्था हमारी, खड्डा खोदना, गाड़ी बनानी, सड़क बनानी, वो वहां है कि नहीं है। पहले ये तो नहीं है कि पहले से वो व्यवस्था है, उसी का पैसा विड्रा दोबारा से कर ले, ऐसा होता है। पेड़ कहीं लगे हुए हैं, किसी खाली जगह की अलग से फोटो ले ली, पेड़ की फोटो ले ली, पेड़ लाया, वन विभाग ने उसकी पेमेंट करा ली जी राम जी योजना से। ये अब पुराना जो कांग्रेस के समय में सिस्टम खड़ा किया गया था, इसमें चलने वाला नहीं है। इसके ऊपर काटा मार दिया गया है, पोछा मारने का काम मोदी जी कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को तकलीफ भी हो रही है। ये जो सारा पैसा बचेगा किसके काम आएगा? ये हमारे को काम आएगा। इसलिए मैं उस बात को फिर दोहरा रहा हूं, इस योजना में तीव्र गति का विकास और अनुशासित खर्च, सब चीजों को एक दूसरे से लिंक कर दिया। अब ये वीबी जी राम जी की योजना और किसान, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पहले जब किसान के खेत में काम चलता था, उसी समय में मनरेगा का काम शुरू हो जाता था। अब गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उन दिनों में 60 दिन रखे। 30 सावने की फसल में बुआई बिजाई और कटाई समय, और 30 साढ़े की फसल के वो प्रदेशों में अलग अलग समय पर। अब कितना बेहतर तालमेल बनाया गया है, सारी व्यवस्थाएं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। बातें तो बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है क्या जितनी बातें इस बजट के बारे में जो प्रावधान किए गए उनके बारे में मैंने बात की है, और एक बजट से अलग जो की है उसकी चर्चा करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, बहुत सारे लोग जल्दी भी आ गए थे। उसमें आपने देखा होगा कि 5-6 महीने पहले जीएसटी का सरलीकरण किया गया, जीएसटी की दरें घटाई गई थी। अब उसमें गरीब आदमी के साइकिल से लेकर के और भाई हमारे कपड़े से लेकर के रोटी की बात करें, या हमारे किसान के ट्रैक्टर की बात करें, दूसरे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट की बात करें, कितना सस्ता हुआ था भाई ट्रैक्टर। 1-1.5 लाख रुपए सस्ते हुए थे कि नहीं हुए थे? हमारे किसान नेता गढ़वाल साहब हुए थे कि नहीं हुए थे? कितना सस्ता हुआ ट्रैक्टर पता है? अर्धेरी कंबाइन कितनी सस्ती हुई पता है? ये जीएसटी के अंदर
जो सबलीकरण किया गया, ये उसी का परिणाम था। तो ये बात इसलिए मैंने विस्तार से कही और आप लोगों को इसके और गहराई में जाकर के कुछ बंधुओं को मैं आग्रह करना चाहूंगा, खास करके जो किसान मोर्चा के पदाधिकारी भीमलांबा जी और आप लोग बैठ करके और उसमें से कुछ ऐसे लोगों को भी इसमें जुटाओ जैसे मार्केट कमेटियों के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, ऐसे जितने भी कदम हैं जो किसान की बेहतरी के लिए उठाए गए हैं। और ज्ञानी राम जी, महेंद्र सिंह जैसे और कई मजदूर नेता यहाँ पर बैठे हैं, जगदीश जी बैठे हैं इधर, ऐसे लोग जो बैठे हैं और मजदूरों के बारे में जो जो किया गया और इस बजट के अंदर इस बार फिर उन चीजों का प्रावधान करते हुए कैसे इन दोनों वर्गों को मजबूत किया जाए, इसके जो प्रावधान है वो आप मीडिया, सोशल मीडिया, इनके माध्यम से और गांव के अंदर जहां कहीं बैठते हैं, 10 किसान बैठे हैं, 10 मजदूर बैठे हैं, उनके बीच में हम चर्चा करें। खेतों के अंदर कहानियों में जाकर के कहीं दुआ जाते हैं, कहीं देव जी जाते हैं, कहीं कोई हमारे जिला अध्यक्ष जी जाते हैं, कहीं लांबा साहब जाते हैं, जब भी जाए इन चीजों की चर्चा 5-5, 10-10 के ग्रुप में करें तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का जन कल्याण, किसान कल्याण, मजदूर का कल्याण लोगों के ध्यान में आएगा और कांग्रेस पार्टी ने धोखाधड़ी की जो धूल झोंकने की जो आंखों में अपने राजनीति की है वो उनको ध्यान करा पाएंगे। ये बातें मैं करने के लिए आपके बीच में आया था। जिला अध्यक्ष ने मेरी ड्यूटी लगाई थी, मैंने प्रयास किया है इन बातों की चर्चा नरेंद्र मोदी जी ने हमारे खास करके 2 वर्गों के लिए की है और उसके माध्यम से हम लोगों को चुनाव होगा और 2047 के विकसित राष्ट्र के स्वप्न में हमारा जो योगदान होगा उनकी चर्चा करने के लिए बीच में आया था, मैंने प्रयास किया है। इसके बाद भी अगर कोई चर्चा की बात आएगी हम आपस में लगातार करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। आप सबसे मेरा आग्रह है, पुनः जैसे मैंने कहा है, जहां कहीं जाते हैं ये विषय के बीच में जाना चाहिए तो आप लोगों के माध्यम से जाना चाहिए। यही उम्मीद करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।